हेलो एवरीवन, अपेक्स क्लासेस एजुटेक पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राठौड़ और आज हम क्लास 10th का जो वर्ड का जो चैप्टर है उसका पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि लास्ट 2 क्लास में हमने वर्ड के बारे में देखा था, अब हम आज हम इसका नया पार्ट जो है वो हम देखते हैं। जैसा कि हेडिंग है कि एक वर्ड के चाप द्वारा अंतरित कोण, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चाप क्या होता है और उसके द्वारा अंतरित कोण क्या होता है। क्लियर? जैसा कि ये एक वर्त है और इसका एक केंद्र है। ठीक है, अब हेडिंग है कि एक वर्त के चाप द्वारा अंतरित कोण। देखो क्या होता है चाप। वर्त की परिधि पर कोई भी 2 बिंदु है, इन 2 बिंदुओं के द्वारा कट किए गए चाप को क्या कहते हैं? वर्त के चाप। और हमें पता है कि जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि वर्त के चाप वर्त को 2 खंड में विभाजित करता है, 2 भाग में विभाजित करता है। वो भाग कौन सा होता है? एक होता है लघु चाप, ये हो गया ए और बी, ये दिख रहा है आपको ए बी, और एक हो गया दीर्घ चाप, दीर्घ भाग। तो वर्त का एक चाप 2 भागों में विभाजित करता है। एक भाग होता है लघु भाग और दूसरा भाग होता है दीर्घ भाग। तो इस भाग को हम कहेंगे लघु चाप। क्या कहेंगे? इस भाग को कहेंगे हम लघु चाप। और ये जो है ACB, इसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ चाप। क्लियर? तो इसके द्वारा अंतरित कोण, वर्त के चाप के द्वारा, तो देखो ये वर्त है, इनके चाप के द्वारा अंतरित कोण हमें इस टाइप से हेडिंग के अकॉर्डिंग ये वाले कंसेप्ट पे आज स्टडी करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका हेडिंग, एक वर्त के चाप द्वारा अंतरित कोण है। तो सबसे पहले इसका पॉइंट पढ़ते हैं 1 नंबर, कि यदि वर्त की जीवाएं बराबर है, ओके, यदि वर्त की जीवाएं बराबर है तो उसके द्वारा जो चाप होता है, उनके जो संगत चाप होते हैं वो भी सर्वांगसम या समान होते हैं। कैसे होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं। ये देखो, माना O केंद्र वाला एक वर्त है जिसकी 2 त्रिज्याएं है, 2 जीवाएं है। एक है AB और दूसरी है CD। तो देखो CD के द्वारा जो चाप होगा, इस जीवा के द्वारा जो चाप होगा ये, और इस AB के द्वारा जो चाप होगा ये, वो दोनों क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एक वर्त में समान जीवाएं के संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। क्षम होते हैं। सर्वांगसम मतलब क्या होता है? कि दोनों चाप समान है। ठीक है, इसका विलोम भी हम कह सकते हैं कि यदि वर्त के संगत चाप सर्वांगसम है तो वर्त की जीवाएं भी बराबर होगी। ठीक है, वर्त की जीवाएं भी बराबर होगी। इन दोनों में से आप कोई भी, अगर यदि इस वर्त में समान जीवा है, ठीक है, तो अगर समान जीवा के द्वारा जो संगत चाप होते वो क्या होते? सर्वांगसम होते या बराबर होते। यदि अपने पास 2 चाप है और वो समान है और सर्वांगसम है, तो उनके द्वारा जो बनी 2 जीवाएं होती है वो भी
समान होती है। दोनों एक दूसरे के जो विलोम है वो दोनों एक दूसरे के विलोम भी क्या है, सही है। क्लियर। अब देखते हैं सेकंड। ये देखा हमने वर्त के चाप के बारे में। क्या होता है कि इन चाप की जो जीवाएं होती है या इन जीवाओं के अंदर जो चाप होता है वो क्या होता है, अगर दोनों समान है, जीवाएं है, तो चाप भी समान होते हैं। इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि वर्त की जीवाओं के द्वारा जो चाप होते हैं, उन चाप के द्वारा जो कौन आंतरित होते हैं वर्त के केंद्र पर, वो कैसे होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जैसा कि ये वर्त देखा था आपने, क्लियर, ओ पॉइंट है, ये ए बी जीवा है, ये सी डी जीवा है, और ए बी जीवा के द्वारा वर्त के केंद्र पर आंतरित कौन मान लेते x है, और सी डी जीवा के द्वारा वर्त के केंद्र पर आंतरित कौन मान लेते y है। तो ये क्या होंगे, x बराबर y। क्लियर। यही क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इन वर्त के द्वारा, ठीक है, ये क्या है, ए बी जीवा है, और ए बी जीवा के द्वारा ये क्या है, एक लघु चाप है, एक चाप है, और सी डी द्वारा ये क्या है, ये भी एक चाप है। तो इन दोनों चाप के द्वारा जो कोण बनाए गए वर्त के केंद्र पर, वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं, एक वर्त में समान चाप के द्वारा वर्त के केंद्र पर आंतरिक कोण समान होता है। क्लियर ये कंसेप्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड। अब हम देखते हैं नया कंसेप्ट। क्लियर। ये एक वर्त है और ये वर्त का एक केंद्र है। ओके, तो इस वर्त के केंद्र में, ओ वर्त के केंद्र में ए बी एक चाप है, और इस चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर बनाया गया कौन, ठीक है, क्या होगा, इस वर्त के केंद्र पर बनाया गया कौन इस चाप द्वारा वर्त की शेष परिधि पर बनाए गए कोण से दुगुना होता है। क्या होता है, दुगुना होता है। तो यहां पे थीटा क्या होगा, 2x। आया समझ में। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि ये क्यों होता है, इसको हम प्रूव करेंगे। ओके, अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, वर्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वर्त की शेष परिधि पर बनाए गए कोण से दुगुना होता है। क्लियर। फोर्थ, आया समझ में। ये जो वर्त का चाप है ए बी, इसके द्वारा जो केंद्र पर आंतरित कोण होगा थीटा, वो क्या होगा, इस वर्त की शेष परिधि पर जो कोण होगा वो उससे क्या होगा, दुगुना होगा। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसकी दुगुनी होगी। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा बराबर 2x। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है अपना वर्तखंड के ऊपर। वर्तखंड क्या होता है कि एक चाप एक वर्त को दो बराबर वर्तखंड में, सॉरी, दो अलग अलग वर्तखंड में डिवाइड करता है। एक होता है लघु वर्तखंड और दूसरा क्या होता है, दीर्घ वर्तखंड। ओके, क्लियर। तो हम एक पॉइंट लिखेंगे यहां पे कि एक ही
वर्तखंड में दीर्घ या लघु कोई भी हो सकता है, एक ही वर्तखंड में बनाया गया कौन बराबर होता है। देखते हैं कैसे होता है। ओके, ये एक सर्कल है, एक वर्त है जिसका केंद्र बिंदु O है और ये ए बी एक चाप है। ओके, तो इस चाप के द्वारा बनाया गया कौण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये एक वर्त है और जिसका केंद्र बिंदु क्या है, O है। मान लेते ये एक चाप है A और B, क्लियर। इस चाप के द्वारा बनाया गया कौन, ठीक है, ये कौन सा भाग हो गया, लघु वर्तखंड। और ये कौन सा हो गया, दीर्घ वर्तखंड, क्लियर। तो ये क्या कह रहा था कि एक ही वर्तखंड में, तो देखो ये जो ऊपर वाला भाग है वो दीर्घ वर्तखंड में, तो ये दीर्घ वर्तखंड में एक कोण ये बना रहा है, दूसरा कोण क्या होगा, ये होगा। तो ये देखो कोण C बराबर कोण D होंगे, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि इस चाप के द्वारा एक ही वर्तखंड में बनाया गया कोण हमेशा बराबर होते हैं। देखो अगर नीचे वाला देखते हैं, ये दीर्घ वर्तखंड, ये मान लेते हैं P है, ये Q है, तो क्या होगा, कोण P बराबर कोण Q होगा। एक ही वर्तखंड में बनाया गया कोण हमेशा इक्वल होता है या बराबर होता है, क्लियर। तो ये है अपना बेसिक जो कुछ पॉइंट्स थे, हमने उन पॉइंट को अभी स्टडी किया है और इसके कंसेप्ट को हमने समझा है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया ये कंसेप्ट्स। ओके, चले नेक्स्ट। देखो, प्रमेय है, एक थ्योरम है, एक चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर आंतरित कोण वर्त की शेष भाग के किसी भी बिंदु पर आंतरित कोण का दुगुना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो क्वेश्चंस कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ओके, ये कह रहा है कि एक चाप द्वारा, मान लेते ये एक चाप, ये वर्त का केंद्र है और ये एक चाप है, तो इस चाप के द्वारा, क्लियर, इस चाप के द्वारा कौन सा चाप है, AB, इस चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, ठीक है, और शेष भाग पर किसी भी बिंदु पर आंतरित कोण के कोण का दुगुना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो दिया गया है, क्या दिया गया है, वर्त के चाप AB द्वारा वर्त के केंद्र पर बनाया कोण कितना है, AOB व शेष परिधि पर बनाया गया कोण कितना है, ACB, कोण ACB है, क्लियर।
अब हम क्या करना, लिखना है, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है कि ये जो वर्त के केंद्र पर जो कोण है ए ओ बी, वो किसके बराबर होगा, वो 2 इंटू जो शेष परिधि पर कोण होता है उसके दुगना होता है, ए सी बी। क्लियर, ये हमें सिद्ध करना है। अब क्या लिखना है, रचना। अब हम कैसे सिद्ध करना है वो लिखेंगे। ठीक है, ये जो O है, इस C को O से मिलाया और P तक बढ़ाया, C को O से मिलाया व P तक बढ़ाया। क्लियर, अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको सिद्ध करना है। ये जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं अपने, ये हम इस टाइप के हर क्वेश्चन में हमें लिखना होता है, जैसे दिया गया है, सिद्ध क्या करना है या उनकी क्या रचना है, जो हम रचना करते हैं, जो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने इस डायग्राम में। ओके, अब नेक्स्ट है उपपत्ति। इसको मतलब कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि आपको दिख रहा है O से C क्या है, ये एक वर्त का केंद्र है, और इस वर्त के केंद्र से परिधि पर जो भी लाइन होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। और OAB क्या है, त्रिज्या है, OB भी क्या है, त्रिज्या है। तो हम लिख सकते हैं कैसे कि OA बराबर OC, ये क्या है, A की वर्त की त्रिज्या है। सही है, क्योंकि A की वर्त की त्रिज्या हमेशा समान होती है। तो ये अब देखो, ये OA और OC है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, त्रिभुज AOC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है वो हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्लियर, अब हम क्या लिखेंगे, अगर AOC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, ये देखो, ये जो लाइन है ये OC है, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर ये और ये दोनों बराबर है तो समान भुजाई वाले त्रिभुज में आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो देखो, ये कोण A बराबर होगा किसके, ये इस भुजा के सामने कोण A है और इस भुजा के सामने कोण C है, तो किसके बराबर होगा, तो देखो कोण OAC किसके बराबर होगा, कोण OCA या ACO, कुछ भी लिख सकते हो, कोण ACO के बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है और दो भुजाओं के आमने सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं, समान भुजाएं के समूह कोण भी समान होते हैं। क्लियर, तो देखो, ये अगर इसमें उभयनिष्ठ है, ये वाली लाइन दोनों त्रिभुज में, तो ये भी क्या होगा, ये भी बराबर होगी, क्योंकि ये भी त्रिज्या है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला कोण C और कोण B बराबर होंगे, क्योंकि इस त्रिभुज की भुजा के सामने ये कोण B है और इस त्रिभुज की ये भुजा के सामने क्या है, ये कोण C है। तो दोनों भुजाएं बराबर है, तो दोनों समूह कोण भी बराबर होंगे, तो हम इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन पहले हम इस त्रिभुज से सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं ये जो कोण AOP क्या है, ये इस त्रिभुज का क्या है, बहिष्कोण है। बहिष्कोण क्या होता है वो हम देखते हैं अभी। ये देखो, कोण त्रिभुज AOC में कोण AOP एक बहिष्कोण है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं बहिष्कोण क्या होता है। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है,
सॉरी एक वर्त है और वर्त के अंदर ये क्या है, एक त्रिभुज है। और इस त्रिभुज को जब भी हम आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को, एक त्रिभुज की लाइन को जब भी, एक भुजा को हम जब भी आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी तक इसको बढ़ाया तो क्या होगा, ये अगर एक्स है और ये वाई है, ठीक है, और ये जेड है, तो ये वाला क्या होता है, बहिष कोण होता है। क्या होता है, बहिष कोण। बहिष कोण क्या होता है, इन दोनों का योग, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये अगर बहिष कोण है ACD, तो बहिष कोण का मान क्या होगा, इन दो भुजाओं, इन दो त्रिभुज की भुजाओं के द्वारा बनने वाले कोण का योग, ठीक है। तो इसमें क्या है, AOP बहिष कोण है, तो क्या होगा, कोण AOP क्या होता है, ए एक हो गया, देखो ये वाला अगर निकालना है तो इन दोनों का योग होगा ACO और क्या होगा प्लस कोण OAC, यही होगा ACO कोण OAC। ये जो बहिष कोण दिख रहा है ना, ये इन दोनों का योग होगा, इन दोनों के कोण का। तो हमने ये लिखा, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, कोण AOP क्या होगा, देखो कोण ACO, अब यहां पे क्या लिखा हो, ACO OAC, OAC और ACO इक्वल है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, इसकी जगह ACO भी लिख सकते हैं। क्या होगा, कोण AOC बराबर कोण ACO, क्लियर। तो क्या होगा, देखो AOP बराबर कोण ACO प्लस ACO, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 कोण ACO। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, दूसरे वाले त्रिभुज को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे क्या आएगा, देखो ये AOP सॉल्व किया, दूसरे वाले त्रिभुज क्या होगा, BOP आएगा, बहिष कोण बराबर, ये अगर ACO कितना है, 2 ACO आएगा, तो इसमें क्या आएगा, BCO आएगा, 2 BCO, 2 कोण BCO, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 2 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो अब देखो, अब क्या करना है, हमें इन दोनों समीकरणों को ऐड करना है। क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो क्या होगा, कोण AOP प्लस कोण BOP बराबर क्या होगा, 2 कोण ACO प्लस 2 कोण BCO। अब देखो ये AOP प्लस BOP है, यहां पे देखते हैं, ये AOP और BOP मिलके क्या होगा, ये पूरा नहीं हो रहा AOB, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, कोण AOP बराबर, ये देखो ACO 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अब क्या बचेगा ब्रैकेट में, 2 ACO प्लस कोण BCO। तो ये देखो कोण AOB बराबर 2, ये ACO और BCO है, ये देखो यहां पे देखते हैं ACO और BCO दोनों मिलके क्या होगा, ये वाला कोण कॉमन है तो ACB होगा, कॉमन है तो क्या हो गया 2 कोण ACB। यही हमें सिद्ध करना था, इतनी सिद्ध। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना है, क्योंकि आगे आने वाले हर क्वेश्चन में ये काम आने वाला है। क्या है कि देखो AOB क्या है, इस चाप के द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है, इसी चाप के द्वारा वर्त की शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो यहाँ पे AOB क्या होगा, यहाँ की जो वैल्यू आएगी इस कोण की, वो क्या होगी, इस कोण की दुगनी होती है। ये हमेशा हमें याद रखना है, क्लियर। तो चले नेक्स्ट, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति में एंगल ABC बराबर 45 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए कि OA लंब OC है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब किसी पे भी लंब डालते हैं तो वहां पे क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है,
90 डिग्री का कौन बनता है? अब देखो, अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन में जो मैं लिख रहा हूं वो आप अच्छे से देखना क्या लिख रहा हूं कि चाप AC। क्लियर? ये देखो, ये चाप AC है, ये क्या है? चाप AC। जैसा कि हमने अभी लास्ट एक क्वेश्चन किया था, एक प्रमेय को सॉल्व किया था, उसमें क्या था कि एक चाप के द्वारा वर्त पर अंतरित कोण, चाप AC द्वारा वर्त के केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है? AOC। उसी चाप द्वारा वर्त के शेष परिधि पर आंतरिक कोण का शेष परिधि पर आंतरिक कोण कितना है? ये देखो, इसी चाप द्वारा ये केंद्र पर आंतरिक कोण और इसी चाप द्वारा ये क्या आ रहा है? शेष परिधि पर आंतरिक कोण आ रहा है। कितना है? ABC। कोण ABC का दुगना होता है। तो हम ये लिख सकते हैं यहां पे कि कोण AOC बराबर कितना होता है? कोण 2ABC। ये देखो, ये जो चाप है, इस चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण और इसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर कोण का दुगना होता है। तो AOC कितना है हमें निकालना है, ये बराबर 2ABC कितना है? 45 डिग्री। तो AOC क्या हुआ? 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री आया। क्लियर? तो हमें क्या निकालना है कि ये जो O है वो क्या है? इस OC पर लंब है। तो ऑब्वियसली ये दिख रहा है आपको, ये A है, ये O है और ये C है। AO ये C। तो देखो ये क्या हो गया? अगर ये 90 डिग्री है तो जब भी किसी भी लाइन पर 90 डिग्री होता है तो वो क्या होता है? एक लंब होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः OA लंब OC है। इति सिद्धम। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है। अभी लास्ट प्रमेय के बेस, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। गेट इट? नेक्स्ट क्या है? O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है तथा D आधार BC का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि BOD कोण A के बराबर है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र वो होता है कि जिस त्रिभुज के, एक जो त्रिभुज होता है वो एक वर्त के अंदर हो। क्या हो? ये क्या हो गया? ये एक त्रिभुज है और बाहर क्या है? इसके चारों साइड एक वर्त है। क्लियर? तो ये क्या हो गया? ये क्या है? इस त्रिभुज और इस वर्त का एक कॉमन केंद्र है, उसको हम क्या कहते हैं? उसका त्रिभुज ABC का परिकेंद्र। तो त्रिभुज ABC का परिकेंद्र क्या है? यहाँ पे O है, तो हमने यहाँ पे लिखा O। तथा D आधार BC का मध्य बिंदु है। अगर ये B है, A है, तो ये BC आधार होगा और इस आधार का मध्य बिंदु क्या है? D है। क्लियर? तो सिद्ध क्या करना हमें? कोण BOD बराबर क्या होता है? कोण A। ठीक है? तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं? दिया गया लिखते हैं। क्या दे रखा है?
एक तो दे रखा ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है एवं डी बीसी का मध्य बिंदु है। ये तो आप लिख सकते हो जो दिया गया है। अब सिद्ध क्या करना है वो भी लिख सकते हो। कोण BOD बराबर कोण AK। अब क्या करना हमें रचना में क्या करेंगे, ये जो O है इसको B से मिलाएंगे और इसको C से मिलाएंगे, क्लियर, और फिर इसको D से मिलाएंगे। ओके, तो OB एवं OC को मिलाने पर, क्लियर, अब हम इसको प्रूव करेंगे। अब प्रूव कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अब देखो ODB क्या है, मध्य बिंदु कब होता है, जब हम उस पे लंब डालते हैं, और लंब डालते तो वो कितना होता है 90 डिग्री होता है, क्लियर। तो देखो ODB क्या है 90 डिग्री का कोण है और ODC क्या है 90 डिग्री का कोण है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि इन दोनों त्रिभुज ODB व त्रिभुज ODC में क्या होगा, OB बराबर OC होगा। क्यों होगा OB बराबर OC, क्योंकि ये क्या है, ये इस त्रिभुज की और इस वर्त की क्या है, ये त्रिज्या है, और OC भी इस वर्त की त्रिज्या है। तो एक ही वर्त की समान त्रिज्या है, क्या है, एक ही वर्त की त्रिज्या, और एक ही वर्त की त्रिज्या हमेशा समान होती है। ये हमने लिखा। OD क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ भुजा क्या होती है, दोनों में समान होती है। ये हमने लिखा। अब क्या है, BD बराबर DC है, ये तो दे रखा है। मध्य बिंदु क्या होता है कि ये भी बराबर और ये भी बराबर, तो BD बराबर DC मध्य बिंदु। अब देखो एक एंगल भी बराबर है इसमें, कौन सा, ODB बराबर किसके हो गया, कौन, ODC के, बराबर कितना है 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज। अगर ये बराबर है तो अब हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब देखो BOC ये किसके बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये लिखते हैं, इस चाप द्वारा, ये जो BC चाप है, इस BC चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है, BOC, वो किसके बराबर होगा, इसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। तो हमने लिखा BAC, क्लियर। ये समीकरण नंबर 1 है। क्या होता है ये, वर्त के केंद्र पर आंतरिक कोण शेष परिधि पर आंतरिक कोण के दुगुना होता है। क्लियर, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखो हम ये जो इस त्रिभुज में कोण BOC है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो BOD
प्लस क्या होगा COD, ये लिख सकते हैं। ये जो एंगल है ना BOC, ये वाला, ये किस किस से मिलकर बना है? एक तो BOD से मिलकर बना है, एक COD से मिलकर बना है, तो हमने वो वाला पॉइंट यहां पे लिखा। क्लियर? अब आपको पता है जो BOD है ये किसके बराबर है? ODC के बराबर है। क्लियर? तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? इस BOC की जगह क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 से इस BOC की जगह ये लिखे कॉन BOD प्लस कॉन COD बराबर कॉन, देखो 2 कॉन BAC है, ये हमने लिखा, और केंद्र पर अंतरित कौन, इसको ये कौन A है, इसको हम BAC भी लिखे या कौन A लिखे, दोनों बराबर है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2 कौन A। क्लियर? अब देखो ये BOD दिख रहा है आपको, ये, और ये किसके बराबर है? ODC के बराबर है। ठीक है, COD के बराबर है, तो इस COD की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? BOD प्लस कौन BOD बराबर 2 कौन A। क्लियर? तो क्या हो गया यहां पे? 2 कौन BOD बराबर 2 कौन A, तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? BOD बराबर कौन A। हो गया। समीकरण 1 कौन सा है? ये है, और ये किससे लिखा मैंने कि कौन BOD बराबर कौन COD, तो ये हो गया इतनी सिद्धम। क्लियर? सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।